बहुत सारे बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि रंग में भंग डालने की बीजेपी की मतलब विपक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है, और जिक्र हो रहा है कि पहले भी पार्लियामेंट एनेक्सी और पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया, प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने किया। आज विपक्ष खामखा ऐसी स्थिति, ऐसा तमाशा क्यों बना रहा है? तो पहले तो मैं इस बात का जवाब दे देती हूं कि हमारा विरोध क्या है। हमारा पहला विरोध तो यह था कि आपदा काल के दौरान जब इस देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से लोग जूझ रहे थे और गरीबों के हाथ में पैसे डालने चाहिए थे, तब ये 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता तैयार किया जा रहा था। पहला विरोध हमारा वो था। ये अलग बात है कि इस निरंकुश सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। हमने कहा चलो ठीक है, हम इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन उसके बाद का जो कार्यकल्प हुआ, उसके बाद जो चीजें हुई, वो वाकई में स्वीकार नहीं हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का मतलब है भारत के राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स परमानेंट होता है, इसलिए उसको ऊपर माना जाता है। जब ऐसा है और जब संविधान के अभिभावक राष्ट्रपति माने जाते हैं, जब इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माने जाते हैं, जब संसद को प्रोरोग, सदन को सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं, बिना जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग के, जहां पर राष्ट्रपति का अभिवादन होता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं होती, ऐसे में ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो कि संसद का सर्वोच्च पद है, आप दरकिनार कर दीजिए। यह स्वीकार्य नहीं है और दो कारणों से स्वीकार नहीं है। आपने बहुत ढोंग पीटा जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, दलित राष्ट्रपति हैं, अच्छी बात है। उनको आपने नींव डालने के वक्त नहीं बुलाया, सब मोदी शो था। उसके बाद इस देश की प्रथम जनजाति से आई हुई महिला राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी को भी आप दरकिनार करते हैं, इस पर भी काफी ढोंग पीटा गया था। तो जब ये टोकनिज्म ही करना था तो क्यों आप ढोंग पीटते? पहली बात। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है इसमें ज्यादा बड़ी बात जो झूठ भाजपा गढ़ती है, उसका भी पर्दाफाश करना जरूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इंदिरा जी का और राजीव जी के नाम का मिसयूज हो रहा है, यहां पर मैं बता देना चाहती हूं कि पार्लियामेंट अनेक्स की जो बिल्डिंग है, उसका शिलान्यास, उसका जो फाउंडेशन स्टोन था, वो तत्कालीन प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने रखा था। उसका इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया था। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने रखा था, इनॉग्रेशन केआर नारायणन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। उसके बाद जब पार्लियामेंट एनेक्स का एक्सपेंशन होना था, तो उसका फाउंडेशन स्टोन वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा हामिद अंसारी जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी जी ने रखा था। उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यहां पर नींव भी मोदी जी रखेंगे और इनॉग्रेशन भी मोदी जी करेंगे, और प्रेसिडेंट को दरकिनार करके। और इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि भारत के लोकतंत्र में जब नई सदन और नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वो लोकतंत्र पर प्रहार था। लेकिन सुप्रिया, ये बताइए, ये फिर मैं बीजेपी नेताओं के, तमाम नेताओं के बयान लगातार देख रहा हूं। जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वो कल कई बार ट्विटर पर कांग्रेस के नेताओं को एक तरह से जवाब भी दे रहे थे, वही पार्लियामेंट एनेक्सी और लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए। लेकिन आज भी अमित शाह का बयान आया है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी का बयान है कि ऐतिहासिक क्षण है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहिष्कार कर एक बिना बात का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने अपील की है कि आप लोग अपने फैसले पर विचार करें। स्पीकर संसद का संरक्षक होता है, और स्पीकर ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। 19 विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें कांग्रेस आपकी पार्टी शामिल है, बहिष्कार के ऐलान के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का यह बयान देख रहा हूं कि स्पीकर संरक्षक होता है और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। स्पीकर संरक्षक लोकसभा का है, और राज्यसभा का क्या होगा? राज्यसभा का अपना कोई वजूद नहीं है। और इसीलिए हमारे संविधान में यह निहित है, अनुच्छेद 79 के तहत, कि पहले राष्ट्रपति है, फिर राज्यसभा है और फिर लोकसभा है। और इसीलिए यह राष्ट्रपति का हक है कि नई संसद का उद्घाटन वो करें। और कितना गौरवपूर्ण होता वो दिन जब इस देश की प्रथम अधिसूचित जनजाति से आई हुई महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे संसद का उद्घाटन करती। आखिर बीजेपी को आपत्ति क्या है ये करने से? मैं तो दो टूक सवाल ये पूछ रही हूं। और मैं दो चीजें और बोलना चाहती हूं। मोदी जी को कहीं यह गलत फहमी है कि इतिहास
इमारतों से रचा जाता है, इतिहास इरादों से रचा जाता है और वो इरादे वो समझते नहीं है। और हाँ, मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं ये जरूर कहूंगी, इतिहास उन इरादों से रचा जाता है जब 200 साल की ब्रिटानिया हुकूमत के बाद हम आईआईटी और एम्स बनाते हैं, दुखड़ा नहीं रोते हैं। इतिहास जय जवान और जय किसान के नारों से रचा जाता है। इतिहास रचा जाता है जब सारा विश्व आपके खिलाफ हो और आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दीजिए। इतिहास तब रचा जाता है जब रोज लोग 19वीं सदी में हो और आप 21वीं सदी के भारत की आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखिए। इतिहास तब रचा जाता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को इस कदर खोल दीजिए कि इस विश्व के साथ आप एक हो जाइए, ग्लोबलाइजेशन हो। इतिहास तब रचा जाता है 2004 से 14 के बीच में आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लेके मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार लाइए। ऐसे रचा जाता है इतिहास। और मैं तो ये भी कहती हूं, इतिहास अटल जी ने भी रचा, उन्होंने पहल करी कि चलो हमारी मैत्री हो सके पाकिस्तान से, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। इमारतें किसको याद रहती हैं? इमारतें तो सीमेंट और गारे और बालू की होती हैं, इमारतों से नहीं, इरादों से याद किया जाता है। और वो सरकार, आपने क्योंकि अमित शाह जी का जिक्र किया और प्रहलाद जोशी जी जैसे लोगों का जिक्र किया, जिस सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन कर दिया, जिस सदन में डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट होना चाहिए, वहां पर आप लोगों के माइक म्यूट कर देते हैं, विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को षड्यंत्र रच के निकाल देते हैं सदन से। उस सदन, आप 10 सदन ऐसे बना लीजिए, उसका मतलब क्या है? सवाल तो ये है ना। एक बात अमरीश जी, आपके पास आता हूं, एक दो सवाल और सुप्रिया से। सुप्रिया, जितने नेताओं का मैं जिक्र अमित शाह और प्रहलाद जोशी का किया, कुछ और जिक्र करता हूं, इसलिए कि बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के बयानों की झड़ी लगी है और सबका आरोप यही है कि आप लोग रंग में भंग कर रहे हैं, आप लोग बहाना बना रहे हैं और ऐसे भी बहिष्कार करना था, खामखा राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं। 3 बयान सुनाता हूं, मैं चाहता हूं कि देश के सामने आपका पक्ष आए। जैसे हेमंत विश्व शर्मा, कभी आपके ही सखा थे पार्टी के नेता के तौर पर, उनका बयान है, असम के मुख्यमंत्री, बहिष्कार तो होना ही था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भवन का निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। ऐसे कुछ और बयान बताता हूं। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, उनका बयान है, ये विपक्ष की तरफ से एक निराधार बहस उठाने का काम किया गया है, ऐसा नहीं है कि इनके शासनकाल में इनके प्रधानमंत्रियों के द्वारा ऐसे उद्घाटन नहीं हुए। वो उसी का जिक्र जिसका आप जवाब दी। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम, देश की उन्नति दुनिया के सामने है, दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ, उतना विकास पिछले 8-9 साल में हुआ, जनता सब जानती है। 2024 में मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, इसलिए आप लोग ये सब कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान में एक बयान गुलाम नबी आजाद का भी है, जो कांग्रेस के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब रहे, और उन्होंने फिर जिक्र वैसे ही किया है कि ये 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब शिवराज पाटिल ने कहा था 26 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि 26 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए ये अच्छा है, सरकार कोई और होती तो इसे बनाना पड़ता। एक तरह से वैसे देवेंद्र फडणवीस, बहुत सारे लोगों का बयान है, और इस बयान में हर आदमी यही कह रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर का, नए मंदिर का अगर उद्घाटन हो रहा है तो आप लोग इसे खामखा तूल क्यों दे रही हैं? तो इसी से मेरा सवाल उठता है ना, लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के लिए क्या करता है? लोकतंत्र के मंदिर में लोगों की आवाज गूंजनी चाहिए, लोकतंत्र के मंदिर में लोगों के मुद्दे उठने चाहिए, लोकतंत्र के मंदिर में जो जनता के सवाल है उनका जवाब सरकार को देना पड़ता है। यहां पर तो सत्तारूढ़ दल इतने दम्भ और अहंकार में है कि आप अडानी पर चर्चा करना चाहिएगा तो वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप चीनी अतिक्रमण पर सवाल पूछिएगा, आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। आप महंगाई पर सवाल पूछिएगा, सत्ता पक्ष बोलता है हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। आप बेरोजगारी पर सवाल पूछिएगा, आपको पकौड़े तलने की क्या बोलते हैं उसको, सलाह दी जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि लोगों की आवाज कहां गूंज रही है संसद में? लोगों की आवाज का दमन तो सबसे ज्यादा उस दिन हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने इस संसद को दरकिनार करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से संसद चलानी शुरू करी। आपको पता है 2004 से 14 के बीच में जो बिल सेलेक्ट कमेटी को जाते थे, जहां पर दोनों पक्षों के लोग रहते थे, सत्ता के भी और विपक्ष के भी, और वहां पर आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते थे, उनकी तादाद करीब 60 से 70% होती थी, वो घटाकर 25% कर दी गई। अरे काले कानून, जो कृषि, जो किसानों के विरोध में काले कानून लाए गए,
वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए थे और वॉइस वोट से पास कराए जा रहे थे। तो ये सरकार तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाना चाहती है, ये कोई डिस्कशन ही नहीं चाहती, वॉइस वोट करके ये सांसदों को निलंबित कर देती है। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? और ये वही काले कानून है जो नाक रगड़ के मोदी जी को इस देश के लोगों ने वापस लेने पर मजबूर किया। तो मेरा अपना मानना यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी, लोकतंत्र के मंदिर में देवता और लोकतंत्र के मंदिर में पूजा जनता की होनी चाहिए। अगर जनता की आवाज का दमन होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे एक नहीं, ऐसे 10 संसद भवन बना लीजिए। और मेरा अपना मानना है कि ये कोई विपक्षी एकता का सवाल नहीं है। अगर 19 पॉलिटिकल पार्टीज, और ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको अगर लगता है कि ये गलत हो रहा है तो दंभ और अहंकार से भरी हुई सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। अमरीश जी 5 मिनट और रोकूंगा आपको। सुप्रिया, अमरीश जी, हाँ, जो अब सुप्रिया सुनेत ने कहा, जिसमें वो सारी सरकार की शैली, सरकार के तरीके, मोदी सरकार का रवैया बीते 8-9 सालों में जो रहा, और उसके बाद उन्होंने वजह बताई कि हम क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। और बहिष्कार जिन दलों ने किया, जाहिर है उसमें डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, जेएमएम, ये सारी पार्टियां हैं, टीएमसी, जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब, आरजेडी वगैरह। तो क्या आप सहमत हैं कि सुप्रिया जो कह रही हैं, या सरकार के मंत्री लाइन लगाकर लगातार जो कह रहे हैं इन्हें लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए, विपक्षी एकजुटता खामखा इस मुद्दे को बनाकर करने की कोशिश हो रही है, और राष्ट्रपति का नाम घसीटा जा रहा है? उन्हें राष्ट्रपति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उन्हें इसमें है कि मोदी नई संसद का शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, मोदी क्यों चमक रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। नहीं, ये तो मैं एकदम सहमत हूं उनकी बात से। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का उद्घाटन तो हो नहीं रहा है, ये संसद भवन है, और संसद भवन में अगर विपक्ष नहीं होगा तो उस संसद भवन का क्या संदेश होगा? रंग में भंग डाल रहे। मोदी जी क्या अकेले होली खेलना चाहते हैं? अकेले अपने ऊपर रंग डालना चाहते हैं और रंग में भंग की बात कर रहे हैं। पूरा लोकतंत्र को उन्होंने ताक पे रख दिया है। आप देखिए, संवाद तो वो करते नहीं किसी से, अपने मन की बात करते, किसी से कोई बातचीत नहीं। इसका इनविटेशन कैसे गया ये पता चला आपको? विपक्ष को इसका आमंत्रण कैसे गया है? जो अभी मुझे पता चला है कि शायद व्हाट्सएप से गया है, मुझे पक्का नहीं, लेकिन ये अगर है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। और जो कर रहे हैं मोदी जी, उसका संदेश सब जगह जा रहा है। एक नैरेटिव विपक्षी दलों ने बना दिया है कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ। ये बहुत हमें लगता है कि सॉरी, हाँ जी बोलिए जी, हमें लगता है कि जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया उसका संदेश पूरे देश में नहीं, विदेश में भी जाने वाला है। सब लोग ये देखेंगे कि एक नई संसद बन रही जिसमें विपक्ष नहीं है। जो आपने लिखा है कि न राष्ट्रपति होंगे न विपक्ष होगा, सिर्फ मोदी मोदी होंगे, तो मोदी को जो नारे लगाने वाले लोग हैं वही आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं वो हास्यास्पद है, इसका कोई मतलब नहीं। कायदे से उनको बात करनी चाहिए थी विपक्ष से, और अभी भी मौका था कि ऐसे मौके, ऐतिहासिक मौके, ये इतिहास में दर्ज होगी यह तारीख, और इसका सावरकर से भी जोड़ दीजिए इसको जरा, वो भी देख लीजिए क्या चाहते हैं, वो मंशा क्या है, तारीखें कौन सी चुनी गई। तो बहुत कुछ है। बहुत साफ सी बात है कि मोदी जी ने लोकतंत्र को ताक पे रख दिया है। इस संसद के उद्घाटन के साथ ही हमें लगता है कि और भी इसका संदेश बहुत खराब जाएगा। जी, आपने इतिहास में दर्ज होने की बात अमरीश जी की। आपने हमारे स्क्रीन पर राइट में एक तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री मोदी की, जब मार्च में, शायद वो 30 मार्च तारीख थी, जब प्रधानमंत्री मोदी नई संसद के पूरा होने पर, लगभग पूरा हो चुका था, मुआयना करने गए थे। और कम से कम 7-8 ऐसी तस्वीरें आई थी, जिसमें से एक तस्वीर है कि इतने बड़े हॉल में 800 से ज्यादा जहां सांसद बैठ सकते हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी हर कोने से, हर एंगल से अपनी तस्वीरें खिंचवाकर और उनका पूरा प्रचार तंत्र उसको प्रचारित करता रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में इसी तौर पर दर्ज होना चाहते हैं कि देश में जो किया उन्होंने किया, देश में जो नई चीजें हो रही है उन्होंने किया, देश को हर क्षेत्र में नंबर 1 उन्होंने बनाया, सेंट्रल विस्टा का सपना उन्होंने देखा, नई संसद का सपना उन्होंने देखा। तो जाहिर है वो चाहेंगे क्रेडिट मिले सुप्रिया सिन्हा। नहीं, मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में मोदी जी और उनके जो गोदी मीडिया के चरण चुंबक कमांडो वॉरियर एंकर है, वो शायद ये भी घोषित कर दे कि देश आजाद 1947 में नहीं 2014 में हुआ था। हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी इतिहास पढ़ाया जाने लगे। ये अलग बात है कि लोगों ने मन बना लिया और इनका झोला उठाने का वक्त भी आ गया है। मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहती हूँ, ये हम बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हक राष्ट्रपति का है,
और ये गर्व की बात है कि ऐसी महिला हमारी राष्ट्रपति है। अब इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, आप सुन लीजिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे, अरे ऐसा था तो आप लोग उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे थे? इन मूर्खाधि राजों को ये कौन समझाए कि ये राजनीति है। आपकी एक विचारधारा थी, हमारी एक विचारधारा थी, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो लोगों पे चुनाव हो रहा था। जब वो राष्ट्रपति बन गई तो वो पूरे देश की राष्ट्रपति बन गई, और उनका सम्मान का अधिकार हम सबका है। उनका सम्मान हर कीमत पर होना चाहिए। और ऐसे तो मैं भी पलट के पूछ सकती हूँ कि जब हम देश की पहली महिला राष्ट्रपति को खड़ा कर रहे थे, प्रतिभा पाटिल जी का चुनाव था, तो आपने उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? आप महिला विरोधी क्यों थे? अरे आप भी राजनीति कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। जब वो बन गई तो वो सारे देश की राष्ट्रपति बन गई, आज ये है, ये सारे देश की राष्ट्रपति है। कहां है वो महिलाएं बीजेपी की? कहां है वो अभद्र पुरुष जो गला फाड़ फाड़ कर माफी मांगो ब्रिगेड बने हुए थे जब किसी के मुंह से कुछ अल्फाज गलत निकल गए थे जो नहीं निकलने चाहिए थे? कहां है वो लोग? आज उनको राष्ट्रपति के पद की, उनके सम्मान की, उनके ओहदे की कोई चिंता नहीं है, मेरा ये मानना है। और जहां तक ये जो बात कही जा रही है ना, रंग में भंग डालने की, उत्सव क्या होता है? उत्सव तो तब होता है जब भारत का लोकतंत्र पनपता हुआ हो। भारत के लोकतंत्र में समूचा विपक्ष गायब है और वन मैन शो चल रहा है, और वो वन मैन शो हर चैनल पर दिखाया जाएगा और वाहवाही बटोरी जाएगी। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मोदी जी धीरे 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 रेत कर खत्म कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है। एक आखिरी सवाल सुप्रिया, आपने कहा कि वो कहां है महिला ब्रिगेड, उन्हें राष्ट्रपति के सम्मान की कोई चिंता नहीं है। तो ये आपकी तरफ कहा जा सकता है, बीजेपी की तरफ से, और कहा ही जा रहा है कि दरअसल आपको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता नहीं है या राष्ट्रपति के अपमान की चिंता नहीं है। दरअसल आपको एक मौका मिला है कि इस बहाने नई संसद का क्रेडिट जो मोदी को मिलेगा, जो इतना माहौल बनेगा जलवा जलाल, उसमें किसी ढंग से अड़चन डालें और उसके बाद राष्ट्रपति के मुद्दे पर राष्ट्रपति को मुद्दा बनाकर विपक्षी एकजुटता की कोई कोशिश हो। जैसे आज 19 लोगों ने चिट्ठी लिख दी, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसमें टीएमसी भी शामिल है, मतलब 4-5 ऐसे दल हैं जिसमें आपसी सिर फुटअव्वल है, लेकिन एकजुट हो गए। तो दरअसल वो कह रहे कि ये तो बहाना है, निशाना मोदी पर है। अच्छा, मान लीजिए हम बहाना ही कर रहे हैं, तो आप बुला लीजिए राष्ट्रपति को। आपको क्या आपत्ति है राष्ट्रपति को बुलाने के लिए? हम तो चलिए बहाना कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, आप तो राष्ट्रपति को सम्मान दीजिए। आप राष्ट्रपति का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप राष्ट्रपति, जो इस देश का गर्व होना चाहिए कि एक महिला ट्राइबल पहली बार जो राष्ट्रपति बनी, उनको बुला लीजिए। आपको इतनी आपत्ति क्यों है? मैं तो सवाल ये पूछना चाह रही हूं। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं एक शो पर थी और भाजपा के स्टार प्रवक्ता ने मुझसे कहा, आप क्या जानती हैं, हो सकता है उनका कहीं और कोई अपॉइंटमेंट हो। ये बात वाजिब है। देश का सदन के इनॉग्रेशन से ज्यादा जरूरी कोई और अपॉइंटमेंट, ये बेवकूफी की दलीलें सिर्फ भाजपा दे सकती है। हम अगर इनकी एक मिनट बात मान भी ले, चलो हम विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति को बुला लीजिए, करिए उनका पूरा सम्मान, फिर देखिए कैसे सब लोग आते हैं। ये उल जलूल बातें इन लोगों की। असलियत ये है कि लोकतंत्र के हर प्रणाली को खत्म करना है, हर जगह मोदी जी को अपनी तस्वीर चिपकानी है, हर जगह मोदी नजर आने चाहिए। और असलियत यह है कि मोदी जी के जो सलाहकार आपस में बैठे हुए हैं आसपास, वो उनको ये बताना भूल जाते हैं कि इमारतों से आप नहीं याद करे जाएंगे, आप याद किए जाइएगा बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, गुर्बत के लिए, आप याद किए जाएगा चीनी अतिक्रमण के लिए, और आप सबसे ज्यादा याद करे जाइएगा अपनी दांत काटी जो दोस्ती है अडानी के लिए, जिसके लिए आपने लोक लाज को त्याग पर रख दिया है, उसके लिए। इस संसद के लिए आपको कोई याद नहीं करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल। ठीक है, अभी संसद के उद्घाटन के मौके पर 19 विपक्षी दलों के नेता शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आप तो जाएंगे। वहां तो आप नहीं कह सकते कि मोदी जी ने शिलान्यास भी अकेले किया, उद्घाटन भी अकेले किया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो ये प्रतीकात्मक भर है। हम क्यों नहीं जाएंगे? इस देश के लोगों ने हमें यह सम्मान दिया, इस देश के लोगों ने यह अधिकार दिया है कि हम सदन में जाके उनकी आवाज बुलंदी से उठाएं। बिल्कुल उठाएंगे। और हम क्यों गलत को गलत होने दें? हम क्यों अपनी आंखें मूंद दें? आप वॉर मेमोरियल बनाते हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आप उनको नहीं बुलाते? क्यों नहीं बुलाते भाई? आप सदन में प्रेसिडेंट को गायब कर देते हैं, क्यों गायब कर देते हैं? फिर मैं क्यों ना कहूं कि जो सतपाल मलिक ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति से मिलना है तो वो भी पीएमओ तय करेगा, ये चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे संवैधानिक के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये अपमान, ये अवमानना हो रही है। लोग कहते हैं ना, तथ्य लाओ, प्रूफ लाओ, ये प्रूफ है जो कहा है सतपाल मलिक जी ने। और मेरा अपना मानना यह, हम बिल्कुल जाएंगे उस सदन में, हम सदन में गरजेंगे, हम सरकार को घेरेंगे, हम सरकार को घुटने टिकवाएंगे, क्योंकि ये अधिकार, ये सम्मान हमें मोदी जी की दया से नहीं, हमें इस देश की जनता ने दिया है कि हम उनका प्रतिनिधित्व करें वहां जाकर। 100% करेंगे। आखिरी सवाल और खत्म करेंगे। अमरीश कुमार जी, ठीक है, 19 दलों की एकजुटता अभी ऐसे मौके पर दिख गई, उसमें से 4-5 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ भी एकदम 36 का रिश्ता, 36 का आंकड़ा रहता है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कई मौकों पर ममता बनर्जी भी है, और भी दल है। 19 दल जो समान विचारधारा वाले दल होकर आज चिट्ठी लिख दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये स्थितियां बन रही है 2024 के चुनाव के पहले, अलग अलग मुद्दों पर ही सही, एकजुटता, ये कोई विपक्षी एकजुटता को दिशा इससे मिलती दिख रही है, या मान ले मौके के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे अभी एक कॉमन एनिमी मोदी है, शिलान्यास से ऐतराज है इसलिए एक हो गए, ये कोई 1 साल तक चलने वाली, कोई 1 साल की प्लानिंग या 1 साल लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, शॉर्ट टर्म फॉर 1 ईयर भी नहीं है? नहीं, विपक्षी एकता की कोशिश तो लगातार चल रही। पटना में होने वाला है जो इन लोगों की बैठक होने वाली है, वो भी इसी दिशा में है। और आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, टीएमसी से लेके सभी कम से कम एकमत होते जा रहे हैं। अध्यादेश वाला जो मामला आया है उस पर भी एक एकता नजर आ रही है। हमें यह लगता है 2024 से पहले एक बड़ी एकता होगी। 2-4 दल इधर उधर हो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन विपक्षी एकता अगर हो जाती है तो आने वाले 2024 में मोदी जी के लिए आसान नहीं होगी, बड़ी चुनौती होगी। और ये दिख रहा है। पटना की बैठक होने दीजिए, उसके बाद ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। और इस मुद्दे पर कम से कम एक नैरेटिव तो बना दिया विपक्ष ने कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, और ये संदेश जाएगा, नीचे तक जाएगा। भले ये कुछ भी ना, मौका हो, सब कुछ हो, तो मौका क्या, मोदी जी राजनीति नहीं करते? मोदी जी हर चीज में राजनीति करते हैं। वो चुनाव हारने के बाद जीत का जश्न मना लेते हैं, पार्टी दफ्तर चले जाते हैं, तो वो राजनीति कर सकते हैं, तो विपक्ष राजनीति क्यों नहीं करेगा? तो हमें लगता है एकजुटता की दिशा में बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत और अमरीश कुमार। दर्शक देखेंगे 28 तारीख को चैनलों पर, देश के तमाम चैनलों पर, कि प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जब शिलान्यास कर रहे होंगे उस नई संसद का, जो देश के टैक्स पेयर के पैसे से 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उसका एक हिस्सा है। उस वक्त न विपक्ष का कोई नेता होगा, न विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे तो सिर्फ मोदी मोदी मोदी, वैसे ही जैसे तस्वीर में दिख रहे हैं। और नई संसद जब शुरू होगी तब विपक्षी दल जरूर होंगे, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हो रहा है विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी में, इतिहास में दर्ज होगा कि नई संसद का उद्घाटन कैसे हुआ। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।